चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। बहुत ही छोटी सी बात है, थ्योरेटिकल सी बात भी है, मैं उसे डायरेक्ट भी कह सकता था, बट मैं इसे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से प्रूव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सुनिएगा कैसे म्यूचुअल इंडक्टेंसेस और सेल्फ इंडक्टेंसेस एक दूसरे से रिलेट होते हैं, इस बात को हल्का सा डिस्कस करते हैं। सुनिएगा, मान लीजिए कि आपके पास ऐसे कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का आइडियल सोलेनॉइड टाइप अरेंजमेंट है। दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, लेंथ इज एल, लेंथ इज एल। इसके अंदर बड़ा एक लूप है, करंट है, सॉरी एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है और उसमें ऑफ कोर्स ऐसे लूप बना रखे हैं। ऐसे मैंने इसे रेड कलर से दिखा दिया। ये एक वायर है, आइडियल सोलेनॉइड टाइप कंसिडर करना है। ठीक है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स है N1 और इसका अगर मुझे सेल्फ इंडक्टेंस लिखना है तो मैंने आपको सिखा रखा है कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोर्स आएगा N1 म्यू नॉट N1 का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स A इंटू L। ये इसका L1 है। ठीक है, इसी सिलेंडर पर हम लोगों ने एक वायर और लपेट रखा है। ठीक है, ऐसे दूसरा वायर अपन ने ऐसे लपेट रखा। इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है लेट से N2। इसका भी कोई ना कोई सेल्फ इंडक्टेंस होगा। इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा उसे मैं लिख सकता हूं, लेट से L2 लिख दूं, दैट इज म्यू नॉट N1 का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, N1 नहीं, इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो N2 है, N2 का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स AL। ये सेल्फ इंडक्टेंस है जो हमें पहले से याद है, पहले से याद है। चलिए अच्छी बात है। अब मैं इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट का इस रेड कलर वाले वायर का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल चुका हूं, ब्लू कलर वाले वायर का सेल्फ इंडक्टेंस भी निकाल चुका हूं। ठीक है, अब मैं निकालना चाहता हूं उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए क्या करूंगा कि एक में से, दोनों में से किसी एक में से गुजरता हुआ करंट मान लूंगा। मान लो रेड वाले में से तो मैंने करंट निकलता मान लिया I1, और जो ब्लू वाला जो लूप है उसमें से फ्लक्स निकलता हुआ मान लूंगा कितना आएगा। अब मैं जानता हूं कि रेड वाले में से जो करंट गुजर रहा है I1, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसके कारण इस ब्लू वाले वायर में से भी कोई ना कोई फ्लक्स तो गुजरेगा। वो जो फ्लक्स होगा वो समथिंग समथिंग इनटू I1 होगा। वो समथिंग समथिंग हमारा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। ये L1 और L2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम पहले से जानते थे। L1 और L2 तो सेल्फ इंडक्टेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के मूड में हैं, तो एक काम करते हैं, रेड वाले वायर में करंट मान लेते हैं I1 और ब्लू वाले लूप्स में से कितना फ्लक्स गुजरता है वो निकालते हैं। चलिए, ब्लू वाला जो लूप है उसके एक लूप में से गुजरने वाला जो फ्लक्स आएगा उसकी वैल्यू होगी, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट N1 I1 इंटू इसका एरिया आ गया A। लेकिन ऐसा एक ही लूप थोड़ी है, ऐसे तो बहुत सारे लूप्स हैं। बताइए बेटा, ब्लू के कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं? तो आप बोलोगे सर ब्लू के नंबर ऑफ लूप्स की संख्या है N2 टाइम्स L। क्या लिखी अपन ने? N2 टाइम्स L। N2 तो क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो L लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे? N2 इंटू L। ये आ गया है ब्लू कलर में से गुजरने वाला फ्लक्स, और हमें पता लग गया है कि ब्लू कलर में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो आ गया है म्यू नॉट N1 N2 AL इंटू I1।
ब्लू कलर वाले वायर में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो रेड कलर में से गुजरने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये जो टर्म है ये हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आया है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू आई है, बेटा बताना कितनी आई है, म्यू नॉट N1 N2 इंटू AL, म्यू नॉट N1 N2 AL। यहां से मैं कुछ और बताना चाहता हूं, सुनना बच्चों, मैं इसको लिख सकता हूं म्यू नॉट N1 का स्क्वायर AL का रूट इंटू रूट ऑफ म्यू नॉट N2 का स्क्वायर AL। चेक कर लो बच्चों ने सही तो लिखा ना। इस टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूं, म्यू नॉट रूट रूट वापस से बड़ा म्यू नॉट हो जाएगा, N1 के स्क्वायर का रूट N1 हो जाएगा, N2 के स्क्वायर का रूट N2 हो जाएगा, रूट AL वापस से AL हो जाएगा। और यहां से मैं कह सकता हूं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज बेसिकली L1 इंटू L2। जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो L1 L2 के मल्टीप्लीकेशन के बराबर, सॉरी रूट L1 रूट L2, मैंने गलत बोल दिया बेटा, रूट L1 रूट L2 के बराबर। सो मैं कह सकता हूं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज बेसिकली रूट ऑफ L1 L2। ये रिलेशन है हमारे इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट के म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंसेस के बीच में। लेकिन यहां पर एक स्पेशल कंडीशन थी, और वो स्पेशल कंडीशन ये थी कि दोनों के दोनों जो लूप्स हैं वो इंटरमिंगल्ड थे। इंटरमिंगल्ड थे इस बात का अर्थ ये कि अगर मेरे पास पहला वाला इंडक्टर ऐसे है और उसमें अगर कोई करंट गुजर रहा है आई, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है मान लीजिए वो ऐसे है, और जो दूसरा वाला लूप है वो बड़ा मान लीजिए बिल्कुल इसके साथ साथ ही लगा हुआ है, ऐसा का ऐसा, साथ साथ ऐसा का ऐसा लगा हुआ है। और जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस लूप 1 में से गुजर रही है वही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस लूप 2 में से भी गुजर रही है। एक तरह से फ्लक्स का कोई लीकेज नहीं है। ऐसा नहीं कि ना लूप 1 में से लाइंस कम गुजर रही है और लूप 2 में से लाइंस ज़्यादा गुजर रही हो, दोनों में से सेम नंबर ऑफ लाइन गुजर रही है। जब दोनों में सेम नंबर ऑफ लाइन गुजरेंगी तब जाके आप लिख पाओगे m इज इक्वल्स टू रूट ऑफ L1 L2। अगर ये ब्लू कलर वाला जो लूप है वो यहाँ ना पड़ा होता और यहाँ से आगे पड़ा होता तो ऑब्वियस बात है कि कुछ लाइंस यूं निकल गई होती, कुछ लाइंस यूं निकल गई होती, तो फ्लक्स उतना नहीं गुजरता, और फ्लक्स अगर उतना नहीं गुजरता तो आपका m उतना बड़ा नहीं आता, बल्कि m इस वैल्यू से छोटा आता। तो m की वैल्यू रूट L1 L2 सिर्फ तभी होगी जब एक लूप में से गुजरने वाले जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो सारी की सारी दूसरे लूप में से भी गुजरे। अदरवाइज आपका जो फ्लक्स होगा वो ऑफ कोर्स इस वैल्यू से कम आता। यही ब्लू वाले जो लूप है ये यहाँ ना पड़ा होता और यहाँ पड़ा होता तो कुछ लाइंस आपकी ऐसे निकल जाती, और ऐसे लाइंस अगर निकलती तो फ्लक्स कम आता, और अगर फ्लक्स कम आता तो m की वैल्यू कम आती। तो m की वैल्यू हमेशा रूट L1 L2 हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, रूट L1 L2 से बड़ी नहीं होगी, रूट L1 L2 होगी या उससे छोटी होगी। कितनी छोटी होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों लूप्स कितने नज़दीक हैं कितने दूर हैं। नज़दीक होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस जो लूप 1 में से गुजरी हैं वही लूप 2 में से गुजरेंगी, तो उस केस में आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस थोड़ा सा बड़ा आएगा। दूर होंगे तो कम लाइंस गुजरेंगी तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस थोड़ा सा कम आएगा। हालांकि बहुत ही थ्योरेटिकल सी बात थी, हर जगह सिर्फ लिखी रहती है, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को प्रूव कर देता हूँ हल्का फुल्का। So m is equals to root L1 L2 only if flux is completely linked. Flux is completely linked. जब मैंने कहा कि फ्लक्स इज कंप्लीटली लिंक्ड तो मेरे कहने का अर्थ यह कि जो फ्लक्स लूप 1 में से गुजरा है वही फ्लक्स बड़ा लूप 2 में से भी गुजरेगा। फ्लक्स का कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, फ्लक्स का कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। नो लीकेज ऑफ फ्लक्स, बड़ा फ्लक्स का कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। या फिर मैं ऐसे बोल दूं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स passing through loop 1 is also passing through
लूप 2। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स लूप 1 से पास होगी वही लूप 2 से पास होगी। उस केस में हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो रूट L1 L2 के बराबर आएगा, वो रूट L1 L2 के बराबर आएगा। फेयर इनफ। अच्छी बात बेटा, याद रखना है ये डेरिवेशन बेटा मैंने ठीक है ऐसे करा दी है ना, आपको ऐसा नहीं लगे ऐसा ने रैंडमली कुछ भी लिख दिया, इसे मैंने बेटा हल्का सा काम करा दिया। बाकी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि m इज टू रूट ऑफ L1 L2। अब एक बात और सुनिएगा, हम थोड़ा सा इन बातों को हल्का सा और आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने देखा कि दोनों के दोनों लूप हमने जानबूझ के रखे ही ऐसे कि फ्लक्स जो है वो कहीं भी बेटा ऐसा ना हो कि कोई भी लाइन ऐसी ना हो जो सिर्फ लूप 1 में से गुजरे और लूप 2 में से गुजरे, है ना। हमने कोशिश की कि दोनों में से फ्लक्स एग्जैक्टली सेम गुजरे। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि आपके पास एक लूप ये रहा जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है L1, दूसरा लूप ये रहा जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है L2, और मुझे कहा गया है कि इन दोनों के म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिस्कस करो। तो मैं एक काम करूंगा कि इसमें से करंट गुजारूंगा I1, ठीक है। अब इसमें से I1 करंट गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। उसके कारण इस लूप में से कुछ ना कुछ फ्लक्स गुजरेगा। खुद के करंट के कारण खुद में से जो फ्लक्स गुजरता है उसके लिए हम लिख सकते हैं कि φ1 इज इक्वल्स टू L1 I1, ऐसे लिखते हैं। इसमें से करंट गुजरने के कारण इसमें से कुछ ना कुछ फ्लक्स गुजर रहा होगा, उसको मैं लिख सकता हूं कि इसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन लूप 1। तो आप कह सकते हो हाँ सर बिल्कुल, लेकिन यहां पर हम जो टर्म डिफाइन करते हैं वो म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट इज M इंटू I1। इस बार कहानी में हल्का सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि ये जो φ2 है ये φ1 के बराबर नहीं है। हमने जो डेरिवेशन की थी उसमें तो हमने क्या किया था कि इस लूप को यहीं ले आए थे, तो जो लाइन इसमें से गुजर रही थी वही लाइन इसमें से गुजर रही है। बल्कि इस बार तो आप देखो इस लूप में से लाइन ज्यादा गुजर रही है और इस लूप में से लाइंस कम गुजर रही है, और कुछ लाइंस थोड़ा से बाहर से निकल गई है। तो पक्की बात है कि आपका जो φ2 है वो φ1 से कम है। इसका मतलब फ्लक्स का लीकेज है, कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे निकल गई है, और इस कारण से आपका फाई अगर कम है तो आपका जो M है वो भी जितना आना चाहिए था ना उससे कम है। सर कितना कम है? आई डोंट नो। अब मुझे क्या पता बेटा कितना कम है, वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि बीच में कितनी सेपरेशन है, क्या शेप साइज ज्योमेट्री है। लेकिन इतना पक्का पता है कि जितना पहले फ्लक्स आना चाहिए था उससे कम फ्लक्स है, तो M भी जितना पहले आना चाहिए था उससे कम है। अब जो एग्जैक्ट वैल्यू M की होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगी, एग्जैक्ट वैल्यू विल डिपेंड ऑन ऑफ कोर्स दोनों के बीच में क्या रिलेटिव सेपरेशन है, क्या एंगल वेंगल है, इस पर डिपेंड करेगी। विल डिपेंड ऑन रिलेटिव पोजीशन, ओरिएंटेशन, मीडियम वगैरह वगैरह, इन सब बातों पर डिपेंड करेंगे। तो यहां से मैं एक टर्म और बोल रहा हूं बेटा, और वो ये है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू K टाइम्स रूट L1 L2। ये जो K है इसका हम एक नाम निकाल रहे हैं, कपलिंग कांस्टेंट। इट इज नोन एज योर कपलिंग कांस्टेंट। K की जो वैल्यू होगी इट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। 1 तो कब होगी तुम समझ गए? 1 तो तब होगी जब कोई फ्लक्स का लीकेज ना हो और दोनों के दोनों जो लूप है वो एक तरह से ओवरलैप टाइप कर रहे हो। अदरवाइज आपकी K की वैल्यू 1 से छोटी होगी। K की वैल्यू 1 से छोटी होगी तभी तो M की वैल्यू रूट L1 L2 से छोटी होगी। तो आप कह सकते हो K इक्वल टू 1, वो तो सिर्फ और सिर्फ तब जब नो लीकेज, ठीक है ना।
एक बात और, अगर आपके दोनों लूप्स ऐसे नज़दीक हुए, मैं से नियर लिख रहा हूँ बेटा, ऐसे नज़दीक हुए तो इसमें से गुजरने वाली लाइंस मोस्टली इसमें से पास हो जाएंगी, तो फ्लक्स आपका अच्छा खासा बड़ा आएगा, तो आपका एम भी बड़ा आएगा, एम बड़ा आएगा तो आपका के भी बड़ा आएगा इसका मतलब नहीं कि 1 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन के ठीक ठाक बड़ा होगा। तो के जो होगा ये आप ऐसा कह सकते हो कि 1 के आसपास होगा। लेकिन अगर यही लूप्स ऐसे वेरी फार हुए, बहुत दूर हुए, तो ऐसे केस में इसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उसमें से बहुत कम फ्लक्स इसमें से गुजरेगा, और इसमें से गुजरने वाला बहुत कम फ्लक्स अगर इसमें से गुजरा तो आपके फ्लक्स की वैल्यू कम, फ्लक्स की वैल्यू कम तो एम की वैल्यू कम, और एम की वैल्यू कम तो के की वैल्यू कम। तो उस केस में आपका जो के होगा बड़ा बहुत बहुत छोटा होगा, मतलब 0 के आसपास होगा। कल को मान लो ऐसा हुआ कि एक लूप ऐसे है और दूसरा लूप ऐसे है, तो ऐसे केस में ये वाला लूप में अगर करंट भेजोगे तो ये तो बड़ा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे क्रिएट करेगा, इसके अंदर एरिया वेक्टर आएगा ऐसे, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसमें से तो फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं, और अगर इसमें से फ्लक्स नहीं, क्योंकि इसके अंदर करंट भेजा तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे आई। दूसरा वाला लूप अगर मान लो उसके परपेंडिकुलर हुआ तो उसका एरिया वेक्टर आएगा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एंगल कितना आ गया 90, और अगर एंगल 90 आ गया तो फ्लक्स आ गया 0, फ्लक्स आ गया 0, तो इस केस में भी आपका जो के आएगा वो बहुत छोटा आएगा, के छोटा आएगा, एम छोटा आएगा, वो एक ही बात है। तो के की वैल्यू कितनी होगी वो हम ऐसे एग्जैक्टली कैलकुलेशन से नहीं बता सकते, लेकिन हम एक रफली आइडिया दे सकते हैं कि दोनों लूप नज़दीक हुए तो के की वैल्यू बड़ा बड़ी होगी, अगर दो लूप दूर हुए तो के की वैल्यू छोटी होगी, और दो लूप इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तो भी आपके के की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी, टेंडिंग टुवर्ड 0 टाइप्स होगी। आई होप आप इस बात को बेटा समझ गए होंगे। तो जब भी आप इस तरह की बातें देखें तो याद कर सकते हो कि m की वैल्यू √L1 L2 अक्सर होती है जब बिल्कुल तुम बढ़िया कपलिंग टाइप कर रखी हो, अदरवाइज आपका जो m होगा वो √L1 L2 से छोटा होगा। कितना छोटा होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों लूप्स कितने नज़दीक हैं, कितने दूर हैं, कितने एंगल पे हैं, इस तरह की बातों पर। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज इंडक्टर्स इन सीरीज। नेक्स्ट इज इंडक्टर्स इन सीरीज। अगर दो इंडक्टर अगर सीरीज में लगाए तो उनका एल इक्विवेलेंट वगैरह कैसे निकालते हैं सुनिएगा। हमारे पास ये दो इंडक्टर हैं, इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 और इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L2, और मैंने इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को ऐसे किसी बैटरी से जोड़ रखा है। इन दोनों इंडक्टर्स का जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो आपके पास m है, वो आपके पास m, और दोनों इंडक्टर्स मैंने इस तरह से अरेंज किए हैं ऐसे। पहले वाले इंडक्टर में लूप्स ऐसे हैं तो दूसरे वाले लूप में भी बिल्कुल ऐसे ही है। पहले वाले इंडक्टर में लूप अगर इस तरह से तो अगले इंडक्टर में भी लूप ऐसे है। इसको हम बोलेंगे एडिंग सीरीज कॉम्बिनेशन। एडिंग शब्द क्यों यूज किया समझाता हूं। पहले वाले लूप में पहले वाले इंडक्टर में अगर मैंने लूप्स इस तरह से लगाए हैं तो ऑफ कोर्स करंट यूं जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। अगले वाले इंडक्टर में भी मैंने लूप्स इस तरह से बना रखे, अगर लूप्स इस तरह से बनाए तो उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो अगर मान लीजिए कि कभी आई करंट आया, अगर आई करंट आया तो इसके कारण
मैग्नेटिक फील्ड आएगा यू। मैग्नेटिक फील्ड आएगा यू। वही करंट ऑफ कोर्स इसमें से भी गुजरेगा। अगर इसमें से करंट गुजरेगा तो इसके कारण भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड आएगी। जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसके कारण भी सेम डायरेक्शन में आएगी एंड द मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। ये रेड वाली मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर 2 ने क्रिएट की है और ये जो ब्लैक वाली मैग्नेटिक फील्ड है ये इंडक्टर 1 ने क्रिएट की है। अब देखना इस इंडक्टर में से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। आप बोलोगे खुद के करंट के कारण तो गुजर रहा है L1 इंटू आई प्लस इसके अंदर जो करंट गुजरा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसमें से पास हुई है और वो सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन को बोलेंगे एडिंग। इस तरह से एक सेम डायरेक्शन में लूप्स बनाए तो यहां पर एक टर्म और आ जाएगी m टाइम्स इसमें से गुजरने वाला करंट। बढ़िया है, जोड़ दिया अपन ने। प्लस अब इसमें से कितना फ्लक्स गुजरेगा, इसमें से कितना फ्लक्स गुजरेगा अभी देखते हैं। खुद के करंट के कारण फ्लक्स गुजर रहा है L2 इंटू आई प्लस जो इस लूप में करंट गुजरा था उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी उसका भी तो एक हिस्सा इसमें से गुजरा है और जो उसका एक हिस्सा इसमें से गुजरा है उसके कारण इसमें से एक फ्लक्स और गुजर रहा होगा। ये बड़ा ब्लैक वाला जो लाइन आई है वो, और उस फ्लक्स को मैं लिख सकता हूं बड़े आराम से म्यूचुअल इंडक्टेंस टाइम्स इसमें से कितना करंट गुजर रहा है, दैट इज आई। फेयर इनफ। इन दोनों इंडक्टर्स को मैं एक इकलौते इंडक्टर से रिप्लेस कर सकता हूं जिसमें से करंट गुजर रहा हो I और जिसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हो L इक्विवेलेंट। ठीक है, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर माइनस डी फाई 1 बाई डी टी। यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस डी फाई 2 बाई डी टी। मैं इसे लिख सकता हूं माइनस डी बाई डी टी ऑफ flux. Flux is L1I plus Mi minus d by dt of L2I plus Mi। यहां से मेरे पास आ गया माइनस L1 प्लस L2 प्लस 2 टाइम्स M इंटू डी आई बाई डी टी। यह आ गया इंडक्टर के इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इन दोनों इंडक्टर को अगर एक इकलौते इंडक्टर से रिप्लेस करूं तो इसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी ऑफ कोर्स L इक्विवेलेंट इनटू I। और इसके अक्रॉस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं तो आपको सर वो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा माइनस डी फाई बाई डी टी तो बड़ा दैट इज डी बाई डी टी ऑफ L इक्विवेलेंट इनटू I। L इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो तो माइनस L इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी दोनों तरफ से कैंसिल, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल और हमारे पास L इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है। क्या वैल्यू आ गई? L1 प्लस L2 प्लस 2 टाइम्स। इन दोनों इंडक्टर को आप एक इकलौते इंडक्टर से रिप्लेस कर सकते हो और जिस इंडक्टर से आप रिप्लेस कर रहे हो दैट कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज L1 प्लस L2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M। या फिर आप इसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि L1 प्लस L2 प्लस 2 टाइम्स M को हम लिख सकते हैं K टाइम्स रूट L1 L2। यह आ गया आपका L इक्विवेलेंट। वो अलग बात है बेटा कि अक्सर सवालों के अंदर ऐसा लिखा होता है कि इन दोनों के इंडक्टर के बीच में सेपरेशन ठीक ठाक बड़ा है। अगर मान लीजिए दोनों इंडक्टर के बीच में लार्ज सेपरेशन है या फिर एक शब्द और यूज कर रखा होता है डीकपल्ड, इसका मतलब दोनों के दोनों काफी दूर हैं। दोनों अगर काफी दूर हैं तो आप जानते हो ना K बहुत छोटा आता है, M बहुत छोटा आता है और उस केस में आप सीधा बोल सकते हो कि L इक्विवेलेंट इज बेसिकली L1 प्लस L2। जैसे हम रेजिस्टेंस से बोलते हैं ना कि R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2, वैसे आप डायरेक्ट कह सकते हो कि L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L1 प्लस L2।
हालांकि बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप ऑफ फॉर्मूला था, लेकिन मैंने डिराइव करा दिया कि हाँ कौन सा टाइम लग रहा है इसके अंदर, वही डिफ्रेंशिएट तो करना है फ्लक्स को। और फ्लक्स ऐड हो रहे थे, क्यों ऐड हो रहे थे? क्योंकि पहले वाले लूप में भी बेटा हमने तार ऐसे लगा रखे थे, दूसरे वाले में हमने तार ऐसे लगा रखे थे, तो इसके कारण भी फ्लक्स ऐसे, इसके कारण भी फ्लक्स ऐसे। तो इस लूप के अंदर फ्लक्स किस किस कारण से गुजर रहा था? खुद के कारण भी और इसके कारण भी। खुद के कारण लिख रहे थे तो Li लिख दिया, इसके कारण लिखा तो Mi लिख दिया। यही हाल हमने इसके साथ किया, तो बड़े आराम से इससे हमारा काम बन गया। बाकी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप याद रख सकते हो। डेरिवेशन भी आपको समझ में तो आई गई होगी। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, अपोजिंग सीरीज कॉम्बिनेशन। ये अपोजिंग सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहता है, सुनिएगा। सुनिए बेटा, अपोजिंग सीरीज कॉम्बिनेशन ये कहता है कि पहले वाले लूप में अगर आपने करंट ऐसे भेज रखा है, आपने वायर की वाइंडिंग ऐसे कर रखी है यू, और दूसरे वाले इंडक्टर में आपने वायरिंग ऐसे कर रखी है, तो सर इससे फर्क क्या पड़ेगा? ये फर्क पड़ेगा कि पहले वाले लूप में करंट यूं जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, दूसरे वाले लूप के अंदर करंट यूं जाएगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यूं आएगी। इस कारण से मैग्नेटिक फील्ड तो ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। इस लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, और इस लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। इस कारण से किसी भी लूप में से अगर आप फ्लक्स निकालोगे तो जब आप सेल्फ इंडक्टेंस का और म्यूचुअल इंडक्टेंस का फ्लक्स अगर देखोगे तो वो सेम डायरेक्शन में नहीं आएगा, वो अपोजिट में आएगा। तो उस केस में हम उनको प्लस नहीं करेंगे बल्कि माइनस करेंगे। देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ा टाइम इसमें लगने वाला तो है नहीं, हम इसको अभी निपटा सकते हैं। सुनिएगा, आपके पास इस तरह से ये एक इंडक्टर है और ये आपके पास एक दूसरा इंडक्टर है। मैंने जानबूझ के बेटा इस दूसरे इंडक्टर को ऐसे दिखाया ये बताने के लिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा ऐसे, और इसके अंदर बड़ा वाइंडिंग अपोजिट है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा ऐसे। मान लीजिए कि आपने इस सारे के सारे अरेंजमेंट के अंदर करंट भेज दिया आई। जैसे आपने आई करंट भेजा, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2। जैसे ही इसमें से करंट आई गया, ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड आएगी एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। कुछ लाइंस ऐसी भी होंगी, इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स φ1, इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स φ2 लिखेंगे बेटा। अब हुआ क्या कि ये करंट जब इस लूप में से गुजरा दूसरा लूप में से, बेटा उसमें मैंने आपको करंट ऐसे जा रहा है, करंट अगर यूं जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, तो दूसरे वाले लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस यू। इसमें से हो सकता है कोई लाइन तो इसमें से भी गुजर जाए ऐसे, और कुछ लाइंस हो सकता है कि यू निकल जाए। ये आपकी अपोजिंग सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अपोजिंग क्यों? पिछले वाले सवाल के अंदर या पिछले वाले सिचुएशन के अंदर दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में थी, इस बार दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है बच्चों, आगे चले। अब मैं कहूं कि इसमें फ्लक्स लिखो, आप कहोगे देखो सर, आप कहोगे सर सीधी सी बात है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला जो फ्लक्स आएगा वो कम आएगा और सेल्फ इंडक्टेंस वाला फ्लक्स ज़्यादा आएगा। खुद के कारण जो फ्लक्स गुजर रहा है उसकी वैल्यू है L1I, और इसके कारण कुछ लाइंस अगर आई है तो उसके कारण ऑफ कोर्स है M इंटू इसमें से गुजरने वाला करंट, दैट इज I। M ऑफ कोर्स इस पूरे के पूरे सिस्टम का ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है, इसमें से भी फ्लक्स गुजर रहा है, कौन सा बड़ा है?
तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस बात है कि ऐसी फील आ रही है हमें कि खुद के करंट के कारण जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आएंगी वो ज़्यादा आएंगी, तो ये L2I वाला फ्लक्स तो बड़ा है और इसके कारण भी कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें से पास हो रही है, ये वाला फ्लक्स थोड़ा सा छोटा है। तो आप कह सकते हो कि नेट फ्लक्स आएगा L2I माइनस इसके कारण इसमें से कितना फ्लक्स गुजर रहा है Mi, ये हमारा फ्लक्स है। मैंने दिस माइनस दिस क्यों किया? क्योंकि ये बड़ा ये छोटा। आगे चले, अगर मेरा पास ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट अगर B है और कोई मुझसे पूछ ले कि सर व्हाट इज VA माइनस VB, तो बाय फैराडेज लॉ आई विल से दैट कि यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस है माइनस d∅1/dt और यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस है माइनस d∅2/dt। यहां से तक माइनस ऑफ d/dt ऑफ ∅1। व्हाट इज ∅1? ∅1 इज L1I माइनस Mi माइनस d/dt ऑफ व्हाट? ∅2। ∅2 इज ऑब्वियसली L2I माइनस Mi। हम इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बेटा? माइनस ऑफ L1 प्लस L2 माइनस 2M टाइम्स di/dt। बढ़िया है। अगर मैं इन दोनों इंडक्टर को एक इकलौते इंडक्टर से अगर रिप्लेस करना चाहूं तो मैं कहूंगा कि उस इकलौते इंडक्टर का जो सेल्फ इंडक्टेंस है लेट्स दैट इज L इक्विवेलेंट और करंट है I। ये आपका पॉइंट A, ये आपका पॉइंट B। A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फिर से मैं लिख सकता हूं। कैसे? इसको लिखता हूं माइनस ऑफ L इक्विवेलेंट इंटू di/dt। दोनों तरफ से di/dt कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल और L इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है L1 प्लस L2 माइनस 2 टाइम्स M। तो फॉर्मूले में एक हल्का सा ही चेंज है। अगर सेम साइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स अगर हुई तो L1 प्लस L2 प्लस 2M लिखना है, अपोजिंग हो तो L1 प्लस L2 माइनस 2M लिखना है। डेरिवेशन सिर्फ आपको ऐसे बड़ा ठीक है कन्विंस करने के लिए मैंने कराई, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, तो है ना बड़ा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले रखने से ही काम बन जाएगा। दैट इज L1 प्लस L2 माइनस 2 टाइम्स म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन ऑल्सो रिटन एज K टाइम्स रूट ऑफ L1 L2। और आप ये तो जानते ही हैं कि अगर मान लो कि यही दोनों इंडक्टर्स अगर दूर हुए तो आपकी M की वैल्यू 0 आ जाएगी और L इक्विवेलेंट तो ऑब्वियसली L1 प्लस L2 आ जाएगा, जो हमारी एक्सपेक्टेशन भी थी, जो हमारी। आगे चले बच्चों, चलिए नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ बिना म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसिडर किए ही पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में तुमने देख लिया कि अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा तो क्या होगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस ना हो तो क्या होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं था तो हमने देखा कि यार जिस तरह से R इक्विवेलेंट निकलता है R1 प्लस R2 प्लस R3, वैसे L इक्विवेलेंट निकलता है L1 प्लस L2 प्लस L3। हाँ, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसिडर करोगे तो बड़ा ऑफ कोर्स प्लस 2M और माइनस 2M आ जाएगा। वो किस कारण से? म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण। सेम डायरेक्शन हुई तो प्लस 2M, अपोजिट डायरेक्शन हुई तो माइनस 2M। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ विदाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसिडर किए ही हमारे कोर्स में। तो चलिए सुनिए, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, यहां कहीं एक इंडक्टर है, लेट से इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, ये इंडक्टर है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 और ये तीसरा इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L3। अब इस इंडक्टर में से जो भी फ्लक्स गुजर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ खुद के करंट के कारण ही गुजर रहा है।
इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड बेटा इसमें से नहीं आ रहा। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि इनका आपस में कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है, इनका आपस में कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है। मैंने हेडिंग में लिख दिया कि मैं इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। हम मान लीजिए आई करंट आया, उसके 3 पार्ट हुए, यहाँ से गया I1, यहाँ से गया I2 और यहाँ से गया I3। यहाँ से वापस I1 आया, यहाँ से I2 आया, यहाँ से I3 आया, वापस I आ गया। फेयर इनफ। ये पॉइंट अगर A है तो इसे भी मैं A कह सकता हूँ, इसे भी A कह सकता हूँ, इसे भी कह सकता हूँ। दिस इज ऑल्सो A, दिस इज ऑल्सो A, दिस इज ऑल्सो A। सारे पॉइंट तो बेटा सेम पोटेंशियल पर ही है। इसी तरह से ये वाला पॉइंट अगर B तो ये वाला पॉइंट भी B और ये वाला पॉइंट भी B। VA माइनस VB कैन बी रिटन एज VA माइनस VB कैन बी रिटन एज माइनस L1 dI1 by dt। फेयर इनफ। इसी तरह से द सेम VA माइनस VB कैन बी रिटन एज माइनस L2 dI2 by dt। The same VA minus VB can be written as minus L3 into dI3 by dt। फेयर इनफ। मैं यहां पर इन तीनों इंडक्टर के बजाय सिर्फ और सिर्फ एक इकलौता इंडक्टर रखूं और जिसमें से करंट गुजर रहा है I। ये पॉइंट आपका A, ये पॉइंट आपका B। दिस I इज ऑब्वियसली I1 प्लस I2 प्लस I3 और इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस लेट से L इक्विवेलेंट। यहाँ पर जो VA माइनस VB होगा दैट कैन बी रिटन एज VA माइनस VB इज माइनस L इक्विवेलेंट इनटू DI by dt। फेयर इनफ। वी नो दैट कि I इज I1 plus I2 plus I3। By KCL I can say that कि I must be equals to I1 plus I2 plus I3। So I can say that कि DI by dt is equals to DI1 by dt plus DI2 by dt plus DI3 by dt। DI by dt can be written as VA माइनस VB अपॉन माइनस L इक्विवेलेंट। बड़ा माइनस बढ़ा रहा हूं। dI1 by dt कैन बी रिटन एज VA माइनस VB अपॉन माइनस L1। बड़ा माइनस तो आखिर में कैंसिल कर देंगे, इसलिए लिख नहीं रहा। इसी तरह से dI2 by dt कैन बी रिटन एज VA माइनस VB अपॉन L2। dI3 by dt कैन बी रिटन एज VA माइनस VB अपॉन L3। VA माइनस VB अब आपका कैंसिल हो गया और आपके पास रिजल्ट आ गया है कि 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3। बिल्कुल वही फॉर्मूला आ गया जो आपके पास रेजिस्टेंस में आया करता था। तो चाहे आपके इंडक्टर सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसिडर नहीं कर रहे हो तो L इक्विवेलेंट के जो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल रेजिस्टेंस वाले ही हैं। तो आपको अलग से कुछ खास सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैरेलल में कभी भी कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसिडर किया जाए, इसलिए आप बिल्कुल मस्त रहना, उसमें उसका बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, सीरीज़ में म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसिडर किया हुआ हो सकता है कभी कभी, तो आपको मैंने फॉर्मूले बता रखे। आई होप बच्चों आप इस बात को समझ गए होंगे। मैं एक छोटी सी बात और बोलूँगा। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से 2 इंडक्टर हैं। दो इंडक्टर है इस तरह से पैरेलल में। इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L2। यहां से I करंट आया, इसमें से I1 करंट गया, इसमें से I2 करंट गया। वैसे हम जानते हैं कि इसका L इक्विवेलेंट कितना आएगा। हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इज बेसिकली 1 अपॉन L1
+1/L2। सॉल्व करने पर मेरे पास आ गया L इक्विवेलेंट इज L1L2 अपॉन L1 प्लस L2। दूसरी बात, मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट आपका A है, ये वाला पॉइंट आपका B है। VA माइनस VB को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, -L1 dI1/dt, और इसी VA माइनस VB को मैं लिख सकता हूं -L2 dI2/dt। माइनस माइनस अगर मैं कैंसिल करूं तो मैं कह सकता हूं कि L1 dI1 इज इक्वल्स टू L2 dI2। अगर शुरुआत में दोनों तरफ अगर करंट जीरो थे और अगर मैं इनको इंटीग्रेट करूं, इसको 0 से I1 और इसको 0 से I2, तो मैं कह सकता हूं कि L1 I1 इज इक्वल्स टू L2 I2। सर इससे क्या कहना चाहते हो बेटा? इसमें ये कहना चाहता हूं कि करंट बट जाएगा। कैसे बटेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर सेल्फ इंडक्टेंस। बिल्कुल वैसे जैसे रेजिस्टेंस में भी करंट बढ़ जाया करता था, कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो आप यहां से कह सकते हो कि I1 अपॉन I2 इज बेसिकली L2 अपॉन L1। तो जो करंट है वो आपका इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। एक बात और, अगर मान लीजिए कभी किसी सवाल के अंदर लिखा हुआ आ गया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसिडर करना है पैरेलल के अंदर, तो हमारे कोर्स में तो नहीं है बट हम फॉर्मूला याद कर सकते हैं। मैं फॉर्मूला बता सकता हूं, है ना? ठीक है। विथ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इस केस में अगर मान लीजिए बेटा आपके पास, इसमें अगेन आपके पास मतलब दो आंसर आएंगे, एक तो एडिंग और एक अपोजिंग। एडिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके हिसाब से मान लीजिए कि आपके पास दो इंडक्टर हैं, एक ये रहा, दूसरा इंडक्टर आपके पास बेटा ये रहा। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 और इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस M। ठीक है। और एडिंग है, एडिंग का अर्थ ये हो गया कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर यू है तो इसके कारण इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगी वो भी सेम डायरेक्शन में है। इस लूप में खुद के करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और इसके करंट के कारण भी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। इस केस में आपका जो M इक्विवेलेंट आएगा उसकी वैल्यू होगी बड़ा M1 सॉरी, उसकी वैल्यू होगी L1 L2 माइनस M² अपॉन L1 प्लस L2 -2। और अगर आपका अपोजिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ, अपोजिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैं अर्थ आपको बता चुका हूं कि खुद के करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और इसके करंट के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उस केस में आपका जो M इक्विवेलेंट आएगा, सॉरी बेटा M इक्विवेलेंट नहीं, सिस्टम का L इक्विवेलेंट आएगा। इन दोनों इंडक्टर को आप एक इकलौते इंडक्टर से रिप्लेस कर दोगे और जिस इंडक्टर से आप रिप्लेस कर दोगे उस इंडक्टर का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आएगा L1 L2। ऊपर बेटा कोई चेंज नहीं होगा, नीचे आ जाएगा आपके पास L1 प्लस L2 प्लस 2 है। ये सिर्फ मैंने ऐसे ही इंफॉर्मेशन बेस्ड लिखा है, ठीक है। आपको बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है, इवन फॉर्मूला जानने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं आपने देख लिया हो कहीं ना कहीं बेटा किसी ऊट-पटांग जगह, तो आपके दिमाग में कभी रहे कि सर हमने तो कभी देखा ही नहीं इस तरह की चीज़, तो लिखा दिया। इट डजेंट मीन कि इस पर कोई सवाल आएगा, इस पर कोई सवाल नहीं आएगा। लेकिन कोई ना कोई बेटा ऐसे क्यूट से बच्चे होते हैं, उनको जानना होता है, तो मैंने उनके लिए बोल दिया कि ऐसा भी होता है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट इज एक छोटा सा टॉपिक और, दैट इज एडी करंट।
सुनिए बेटा, क्या एडी करंट है, क्या इसकी कहानी है, सुनिएगा। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ है, ठीक है। और हमारे पास एक और रेक्टेंगुलर शेप का एक वायर है जिसमें करंट यूं जा रहा है, सॉरी करंट नहीं, बस वायर है, ऐसा एक बात, ठीक है। ये वायर है, ये लेंथ आपके पास L है, वायर है ऐसे, कंडक्टिंग वायर है। इस वायर को मैंने ऐसे बाहर की तरफ कोई फोर्स लगाकर बाहर की तरफ खींचा और इस पूरे वायर के पास सामने की तरफ वेलोसिटी है v। ये वाला वायर तो मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये वाला जो लेंथ है इसमें वेलोसिटी भी इस तरफ है, लेंथ भी इस तरफ है, इसलिए कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये वाला जो वायर है इसमें लेंथ भी इस तरफ है, वेलोसिटी भी इस तरफ है, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये जो अरेंजमेंट है इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो V क्रॉस B, हायर पोटेंशियल ऊपर और लोअर पोटेंशियल नीचे, हायर पोटेंशियल ऊपर और लोअर पोटेंशियल नीचे। उसके कारण ऑफ कोर्स करंट यू जाएगा, यू जाएगा, यू जाएगा, यू जाएगा, ऐसे करंट जाएगा, यू करंट जाएगा। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी हमें पता है कितना होता है, VBL। इस करंट के कारण ऑफ कोर्स ये जो छोटा सा तार है इस पर एक पीछे की तरफ फोर्स भी लगेगा, L वेक्टर ऐसे, B वेक्टर ऐसे, तो पीछे की तरफ एक फोर्स भी लगेगा और उस फोर्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी ऑफ कोर्स ILB। तो ये मेटल का तार इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट कर रहा है, तो हमने इस बात को देखा कि इस तरह से करंट इंड्यूस हुआ। करंट इंड्यूस के दो इफेक्ट आए। क्या क्या इफेक्ट आए? एक तो ऑफ कोर्स करंट अगर जाएगा तो हीट लॉस होनी तय है बेटा, पूरे के पूरे सिस्टम में से कुछ ना कुछ हीट लॉस होगी। और एक इफेक्ट और आया कि एक फोर्स लग गया पीछे की तरफ, और जो पीछे की तरफ जो फोर्स है ये हमारे इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट का जो सामने की तरफ वेलोसिटी है उसको घटा रहा है, डैम्प कर रहा है, वेलोसिटी को घटा रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है, उसके मोशन को अपोज कर रहा है, डैम्पिंग कर रहा है, उसके साथ उसकी डैम्पिंग कर रहा है। फेयर इनफ। अब अगर मान लीजिए कि ये वायर ना होता, अगर ये वायर ना होता और पूरी की पूरी मेटल की प्लेट होती तो क्या होता, उस बात को भी मैं एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं और सोचते हैं कि अगर प्लेट होती तो क्या होता। वायर में तो हमने पहले से देख रखा था कि वायर में ऐसा ऐसा होता है, हमें पहले से आइडिया था। तो आपके पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड B है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और आपके पास इस बार एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, बड़ा वायर नहीं है, प्लेट है, इस तरह से पूरी मेटल की प्लेट है। ये बेटा मेटल की प्लेट है, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यही तक है, उसके बाद मेरा कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये आपके पास एक मेटल की प्लेट है और आपने क्या किया कि इस मेटल की प्लेट को पकड़ के बाहर की तरफ खींचा, किसी न किसी फोर्स से बेटा आपने इसको बाहर की तरफ खींचा। मान लीजिए आपने बाहर की तरफ कोई ना कोई इसको वेलोसिटी दे दी। जैसे आपने इस प्लेट को बाहर की तरफ खींचा, ऑफ कोर्स जिस तरह से बेटा मेटल के वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था, आप यहाँ पर बहुत सारे इनफाइनाइट वायर्स मान सकते हो और उनमें ऊपर हायर पोटेंशियल आएगा, नीचे लोअर पोटेंशियल आएगा। और जैसे ही आपको मैं इसे इमेजिन करने के लिए कहूँ कि आपने यहाँ पर एक वायर इमेजिन किया होगा जिसमें यहाँ पर हायर पोटेंशियल और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल, तो ऐसे कुछ ना कुछ करंट आने लग जाएंगे, ये कुछ ना कुछ करंट आने लगेगा। ऊपर आपका हायर पोटेंशियल, नीचे आपका लोअर पोटेंशियल, पूरे के पूरे सिस्टम में इस तरह से कुछ ना कुछ करंट आने लग जाएंगे। ये ऊपर हायर पोटेंशियल, नीचे लोअर पोटेंशियल, पूरे पूरे सिस्टम में ऐसे कुछ ना कुछ करंट आने लग जाएंगे। पहले तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो मेटल था वो सिर्फ सरफेस पे था, तो इसलिए करंट सिर्फ और सिर्फ यूं जा सकता था। अब तो क्या हो गया कि हम कह सकते हैं कि ना मेटल तो पूरी जगह है, पूरे के पूरे एरिया में है, तो करंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एज से जाएगा, करंट जो होगा वो पूरे पूरे मेटल के अंदर इस तरह से बहने लग जाएगा।
पूरे के पूरे मेटल के अंदर इस तरह से करंट बहने लग जाएगा। और ये जो लोकलाइज्ड करंट है, छोटे छोटे एरिया के अंदर ये जो करंट है, दिस करंट इज नोन एज योर एडी करंट। तो इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर ये जो लोकलाइज्ड करंट है, दिस लोकलाइज्ड करंट इज आवर एडी करंट। दिस इज योर एडी करंट, दिस करंट इज योर एडी करंट। और आपने देखा कि ये एडी करंट यू आ रहा है ऐसे ऐसे, और जब ये एडी करंट यू आ रहा है तो यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, लेकिन यहां पर करंट ऊपर जा रहा है, करंट जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो L क्रॉस B पीछे की तरफ एक डैम्पिंग फोर्स आ जाएगा। मैंने इस फोर्स का नाम डैम्पिंग इसलिए निकाला है क्योंकि ये जो फोर्स है ये इस पूरे की पूरे प्लेट का जो मोशन है उसको डैम्प कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेंज लो भी कहता है कि हाँ ये वाला फोर्स इसको डैम्प करना चाहिए। करंट यहाँ पर नीचे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर तो फोर्स नहीं आएगा। यहाँ पर करंट ऐसे हल्का फुल्का ऊपर आ रहा है, और करंट अगर ऐसे ऊपर की तरफ आएगा तो L क्रॉस B फोर्स आएगा पीछे की तरफ। करंट जब बार बार यूं जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर कुछ न कुछ हीट लॉस भी लगातार चलता रहेगा। तो इस एडी करंट के दो बड़े इन्फ्रेंसेस हैं, दो बड़े रिजल्ट हैं। एक रिजल्ट ये है कि ऐसे जो करंट आएगा, एडी करंट आएगा, इसके कारण पूरी की पूरी प्लेट के अंदर दो चीज़ें मेन होंगी। पहली ये कि प्लेट धीरे धीरे थोड़ी गर्म होगी, और दूसरी बात कि जो प्लेट होगी उस पर एक डैम्पिंग फोर्स लगेगा। प्लेट आगे जाना चाह रही होगी तो पीछे की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो उस प्लेट को रोकने की कोशिश करेगा, जो प्लेट के मोशन को अपोज करेगा। तो ये दो मेन आप कह सकते हो कि रिजल्ट है, मेन इफेक्ट्स हैं आपके इस एडी करंट के। आई होप यू गेट द पॉइंट। एडी करंट एक तरीके से और आ सकता है, सुनना कैसे आ सकता है। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई मेटल की प्लेट, बड़ा वायर नहीं है, प्लेट है पूरी की पूरी। अगर वायर होता ना तो सारा का सारा करंट सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर ही भागता। ये आपके पास मेटल की प्लेट है, मेटल कंडक्टिंग प्लेट मान लो, और मैंने इस पूरे रीजन के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार टाइम के साथ बढ़ रही है। ठीक है, अब आप जानते हो कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से इंड्यूस होती है आपको हल्का फुल्का आइडिया है, आपको पता है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और लगातार बढ़ रही है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट होगी, यू ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। याद आ गई बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे क्रिएट होगी तो इस पूरे के पूरे मेटल के अंदर खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बाकी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स है, प्रोटॉन्स फिक्स है, न्यूक्लियस फिक्स है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर सकते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यू आई तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागना चाहेगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो आपका इलेक्ट्रॉन भागना चाहेगा उसके अपोजिट। क्यों बच्चों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो उस पर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास इस तरह से क्लॉकवाइज दौड़ने लग जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज ऐसे छोटे रास्ते से भी दौड़ सकते हैं, बड़े रास्ते से भी दौड़ सकते हैं, और बड़े रास्ते से भी ऐसे दौड़ सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स यूं भाग रहे हैं क्लॉकवाइज, उनके कारण पूरे के पूरे सिस्टम में करंट आ जाएगा। और करंट किस तरफ आता है? इलेक्ट्रॉन जिस तरफ भागते हैं उस तरफ नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, अगर ऐसे अलग अलग जगह इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं ऐसे, तो पूरे के पूरे रीजन में करंट आ जाएंगे ऐसे, करंट आ जाएंगे उसके जस्ट अपोजिट। और ये जो करंट आए हैं छोटे छोटे इलाकों में, ये जो छोटे छोटे करंट आए हैं, ये जो लोकलाइज्ड करंट आया है, इसी करंट को तो हम बच्चों क्या नाम देंगे? एडी करंट। इसी करंट को हम क्या नाम देंगे? एडी करंट। और ये छोटे छोटे लूप बनाएंगे। सुनना बेटा, छोटे छोटे लूप कैसे बनाएंगे? अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से भाग रहा है, इस तरह से भाग रहा है क्लॉकवाइज, और उसके क्लॉकवाइज भागने के कारण हम जानते हैं कि पूरे के पूरे सिस्टम में करंट आ गया है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। और ये करंट जैसे मैंने आपको बताया
अब हर जगह मेटल ही मेटल है, तो करंट तो ये छोटे लूप भी बना सकता है, बड़े लूप भी बना सकता है, उससे बड़े लूप भी बना सकता है। छोटे लूप में रेजिस्टेंस कम होगा, बड़े लूप में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और बड़े लूप में रेजिस्टेंस और ज़्यादा होगा। तो आप जानते हो करंट की टेंडेंसी कहाँ जाने की होती है? आप बोलो सर करंट की टेंडेंसी ज़्यादा तो उस सर्किट में जाने की होती है जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है। तो इस कारण से छोटे छोटे लूप के अंदर करंट आना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो छोटे छोटे लूप के अंदर जो करंट आना स्टार्ट हुए हैं, इन्हीं का हमने नाम निकाल दिया है एडी करंट। तो एडी करंट दो कारण से आगे बढ़ाता हूं, किस किस कारण से आ गया? आपकी मेटल की सरफेस और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा तब भी एडी करंट आ जाएगा, और आपकी मेटल की प्लेट को अगर मैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूंगा तो भी एडी करंट आ जाएगा। एडी करंट अपने आप में लोकलाइज्ड करंट है। लोकलाइज्ड मतलब थोड़ी थोड़ी जगह के अंदर ऐसे करंट है, और ये जो करंट है इसके दो इफेक्ट हैं। क्या क्या इफेक्ट है वो आपको बड़ा समझ में आ गया है। दो इफेक्ट है, लगातार हीटिंग होगी और मोशन की डैम्पिंग होगी। मोशन की डैम्पिंग मतलब बेटा अगर आप बाहर की तरफ खींच रहे हो तो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ खींच रहे हो तो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। एंड दिस करंट इज नोन एज योर एडी करंट। आई होप यू गेट द पॉइंट। बड़ा लिखना, दिस localized current in the metal due to relative motion between metal and magnetic field or due to time varying magnetic field is known as एडी करंट। बड़ा ही हमारा एडी करंट। फेयर इनफ। एडी करंट के कारण जो हीट लॉस वगैरह हुए हैं उनको कम करने के लिए, हम इस बात का यूज अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में करेंगे नहीं, उनको कम करने के लिए हम कई बार इस तरह की हमारी जो प्लेट होती है उसको ऐसे कट कर देते हैं, उसको ऐसे कट कर देते हैं। इसे हम लेमिनेशन बोलते हैं। बेटा क्या शब्द यूज करते हैं? लेमिनेशन। हम आगे जाके अल्टरनेटिंग करंट में इस बात को लिखेंगे, मैं तो ऐसे बोल रहा हूं बेटा। इस तरह से मेटल को हम कट कर देंगे। सर कट करने से फायदा क्या हुआ? बेटा कट करने से फायदा ये हुआ कि जो बड़े बड़े लूप बन रहे थे ना एडी करंट के, वो तो गायब हो गए, सिर्फ छोटे छोटे जो लूप है ना वही रहेंगे। तो आप इस तरह से कुछ कट लगाओगे तो कुछ अगर एडी करंट के बड़े वाले लूप होंगे वो बेटा कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ छोटे छोटे लूप बचेंगे। उसके कारण ऑफकोर्स थोड़ा सा हीट लॉस कम हो जाएगा। तो ऐसा हम कभी ना कभी आगे जाके इस बात को भी देख लेंगे, यूज करेंगे। इस तरह से हमने जो मेटल को कट किया है इसको हम लेमिनेशन कहेंगे, ठीक है। इसको हम अलग से लिखेंगे भी अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर, जब प्रॉपर जगह आएगी उसकी, ठीक है। तब आगे चलिए बच्चों, मैं इस पर आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ जो जेई मेन ने बेटा 2-3 बार पूछ रखा है ना, और अलग अलग ठीक है शब्द यूज करके। तो सुनिएगा, मैं सवाल थोड़ा सा डायग्रामेटिकली पूछ रहा हूं। आपके पास दो केसेस हैं, केस 1, केस 2। केस 1 के अंदर आपके पास ये स्मूथ हिंज, इसके साथ ये वर्टिकल, और आपने यहां से एक बार मैग्नेट ली जिसका यहां पर नॉर्थ पोल, यहां पर साउथ पोल। ये बेटा मैंने इसको यहां से लेके छोड़ दिया। ये H हाइट ऊपर से छोड़ दिया मैंने इसको। इस बार मैग्नेट का जो मास है वो m है, ठीक है। ये आपका केस 1। केस 2 में स्मूथ हिंज, ये वर्टिकल लाइन,
सेम मैग्नेट, सेम हाइट से छोड़ी गई है, सब बातें बिल्कुल सेम है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये हाइट आपकी h है, इस केस में अगर मैग्नेट का मास n तो इस केस के अंदर भी मैग्नेट का मास n, दोनों ही केसेस में हमने मैग्नेट को रिलीज कर दिया। बिल्कुल सेम कहानी, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक लास्ट में अंतर बना रहा हूं, और वो ये है कि इस केस में यहां कहीं मैंने एक मेटल की प्लेट रख दी है, मैंने यहां कहीं मेटल की एक प्लेट रख दी है। कोई एयर रेजिस्टेंस कुछ नहीं, ठीक है, कोई फ्रिक्शन कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा अंतर है कि उसमें बेटा, ठीक है, कोई मेटल की प्लेट नहीं रखी हुई है, और इस केस में एक मेटल की प्लेट आस पड़ोस में पड़ी हुई है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि दोनों केस में कौन सी वाली जो मैग्नेट होगी वो पहले रुकेगी, मतलब पहले बिल्कुल फाइनली रेस्ट पे आ जाएगी, बिल्कुल एकदम, अब है ना, ऑसिलेशन करना बंद कर देगी और रेस्ट पे आ जाएगी। दोनों में से कौन सी वाली जो मैग्नेट है वो फाइनली रेस्ट पे आ जाएगी और मूव करना बंद ही कर देगी कि मैं नहीं जा रही कहीं पे भी, चिल बैठ जाएगी एकदम, कहीं नहीं जाएगी। दोनों में से कौन सी? तो सुनिएगा बेटा, ये वाली जो बार मैग्नेट है ना, ये तो इनफाइनाइट टाइम के लिए ऑसिलेशन करेगी, क्योंकि यहां पर तो कोई डैम्पिंग है ही नहीं, क्योंकि हमने बोल दिया कि एयर रेजिस्टेंस वगैरह तो है नहीं और कोई फोर्स भी नजर नहीं आ रहा, स्मूथ हिंज है, तो इनफाइनाइट टाइम के लिए इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। मुझे तो नहीं लगता कि ये रुकेगी, ये तो नहीं रुकेगी। ये रुक सकती है क्या? सोचते हैं। ये आपकी बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट ऑफ कोर्स यूं चलते 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 इस मेटल के नजदीक से गुजर रही है। अब सुनना बेटा, जैसे 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 ये मैग्नेट इस मेटल प्लेट के नजदीक से गुजरेगी, इस मेटल प्लेट में से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है इसके अंदर कुछ ना कुछ एडी करंट आएगा। और वो एडी करंट कैसे आएगा? वो एडी करंट ऑब्वियस बात है, वो एडी करंट ऑब्वियस बात है कि इस तरह से आएगा कि अगर ये मैग्नेट नजदीक आ रही है और अंदर की तरफ आने वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो घटाने की कोशिश करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट करेगा। उसके लिए एडी करंट आएंगे ऐसे, यूं ऐसे एडी करंट आने स्टार्ट होंगे, और वो जो ऐसे ऐसे एडी करंट आने स्टार्ट होंगे उसके कारण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। बेटा जब भी कोई करंट कैरिंग लूप होता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, याद आ रहा है ना, और वो इस तरह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा कि दिस विल बी नॉर्थ पोल एंड दिस विल बी साउथ पोल। और इस कारण से आपका ये जो सारा का सारा प्लेट है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, जिसमें इधर की तरफ छोटे छोटे नॉर्थ पोल बन जाएंगे, इधर की तरफ छोटे छोटे साउथ पोल बन जाएंगे, और जैसे मैग्नेट नजदीक आ रही होगी ऐसे, तो ये नॉर्थ और ये नॉर्थ एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रेपेल कर रहे होंगे। इस मैग्नेट के पास ऑब्वियस बात है वेलोसिटी होगी इस तरफ, और यहां पर जो एडी करंट आएंगे वो इसको रेपेल कर रहे होंगे इस तरफ, और अगर रेपेल कर रहे होंगे इस तरफ तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स इस तरफ, तो इस फोर्स का वर्टन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। ये लगातार इस मैग्नेट की एनर्जी को कम करेगा, कम करेगा, कम करेगा। यही नहीं, इसका उल्टा सुनो अभी तो, जब मैग्नेट यूं चलकर वापस आ रही होगी तब सारी कहानी पलट जाएगी। जब मैग्नेट यूं जाकर वापस आ रही होगी तो उस केस में मैग्नेट दूर जा रही होगी, मैग्नेट दूर जा रही होगी तो इस मेटल में से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घट रहा होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड घट रहा होगा तो ये क्या कोशिश करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की, और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए इसके अंदर एडी करंट आ जाएंगे। इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मुझे बढ़ानी है तो क्या करूं? तो एडी करंट आ जाएंगे ऐसे,
और जैसे ही एडी करंट यूँ आए यूँ आए यूँ आए, तो बहुत सारे करंट अगर यूँ आएंगे यूँ आएंगे यूँ आएंगे, तो सारे के सारे मेटल की जो प्लेट है वो छोटे छोटे मैग्नेट्स की तरह बिहेव करने लग जाएंगी और उनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा ऐसे। अगर करंट है तो दिस विल बी नॉर्थ पोल, दिस विल बी साउथ पोल, और इधर की तरफ आपके छोटे छोटे साउथ पोल बन जाएंगे, इधर की तरफ आपके छोटे छोटे नॉर्थ पोल बन जाएंगे। अब ये साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को कर रहे होंगे अट्रैक्ट। अब आपकी मैग्नेट जा रही है लेफ्ट और फोर्स लग रहा है पीछे, बिल्कुल वैसे जैसे एयर रेजिस्टेंस का फोर्स होता है ना, बिल्कुल वैसे। मैग्नेट जा रही है लेफ्ट तो फोर्स लग रहा था राइट, और जब मैग्नेट जा रही थी राइट तब आपका फोर्स लग रहा था लेफ्ट। और इस कारण से आप देख रहे हो कि इस फोर्स का जो वर्क डन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, और अगर ये हमेशा नेगेटिव होगा तो ये लगातार हमारे इस मैग्नेट की एनर्जी को कम करेगा। मैग्नेट की एनर्जी लगातार कम होगी कम होगी कम होगी, तो बेटा वो उसके एम्पलीट्यूड लगातार घटेंगे 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 घटेंगे, और ये करते डैम्पिंग करते 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 फाइनली आपकी जो मैग्नेट है वो तो रेस्ट पे आ जाएगी। ये मैग्नेट कभी रेस्ट पे नहीं आएगी, और ये मैग्नेट आपकी, ये वाली मैग्नेट आपकी रेस्ट पे आ जाएगी। और तो और मैं आपसे बात और पूछ सकता हूँ कि शुरुआत में मैग्नेट के पास काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, फाइनली डैम्पिंग होने के बाद मैग्नेट चलते 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 फाइनली यहाँ पर रुक जाएगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। लेकिन शुरुआत में आपके पास m मास की मैग्नेट अगर h हाइट ऊपर है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? mgh। वो कहाँ गई? तो समझदार बच्चे बोल रहे हैं कि सर ऑब्वियस बात है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी mgh है, ये पक्की बात है कि इसके हीट लॉस में गई है, क्योंकि बार बार करंट आएगा जाएगा आएगा जाएगा, तो लगातार प्लेट गर्म होती जाएगी और इसकी हीट की जो वैल्यू आएगी वो आपके mgh के बराबर आएगी। mgh में m इस मैग्नेट का मास है, h बेटा इसकी हाइट है। तो जो मैग्नेट की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो आपके सारी एडी करंट में गायब हो गई। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। अच्छा सा सवाल था। और दोनों केस में बेटा कौन सा पहला रुकेगा? ऑफ कोर्स ये पहले रुकेगा, वो तो बेटा रुकेगा ही नहीं। अगर एयर रेजिस्टेंस होता तब ये भी रुकेगा, ये भी रुकेगा, लेकिन ये पहले रुकेगा क्योंकि इस पर इसको रोकने वाले दो जने हैं, इसकी डैम्पिंग करने वाले दो जने हैं, एयर रेजिस्टेंस भी है और आपकी ये एडी करंट ने जो फोर्स लगाए वो भी है। यहां पर एनर्जी खाने वाले दो जने हैं, है कि नहीं? कौन कौन? एयर रेजिस्टेंस भी एनर्जी खा रहा है और आपका जो एडी लॉस है वो भी एनर्जी खा रहा है। तो दो जगह एनर्जी आ रही है, और अगर दो जगह एनर्जी जा रही है तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला मैग्नेट पहले रुकेगा और ये वाला मैग्नेट बाद में रुकेगा। अगर एयर रेजिस्टेंस हुआ तब भी ये पहले रुकेगा और ये बाद में रुकेगा। आई होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, इस एडी करंट पे हल्की फुल्की बेटा बात थोड़ी सी और होगी अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर। आप लोग बेटा EMI चैप्टर के सारी शीट निपटा लो, है ना, सारे सवाल उसके कर सकते हो, ठीक है। एक बार इसेंशियल शीट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप उसके एक्स्ट्रा एज भी करना स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक था।